हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3। ठीक है, तो देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कहीं ना कहीं एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे, इससे रिलेटेड और भी चैप्टर्स हम लोग आगे करेंगे। अब आप पूछोगे मैम रिलेटेड कैसे। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको हम इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी सिखाएंगे। ठीक है बेटा, अब इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी जब आप सीख जाओगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, हाइट एंड डिस्टेंस में, मेंसुरेशन में और भी बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये प्रॉमिस है कि बहुत सिंपल चैप्टर है, मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझा दूंगी। अब 95 से तो नीचे आने वाले नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करेंगे, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन आगे वीडियोस में करेंगे। चैप्टर एनसीईआरटी का डिस्कस करने के बाद हम लोग वो सब भी जो है कवर अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन की फॉर्मेशन तो सीखेंगे ही सीखेंगे। दूसरी चीज ये समझ लो, आपको अपने साथ एक नोटबुक, एक रजिस्टर, पेन तो रखना ही है, साथ में स्टेशनरी और क्या रखनी है बेटा, पेंसिल रख लेना, स्केल रख लेना, इरेजर रख लेना और एक ग्राफ नोटबुक रख लेना, क्योंकि ग्राफ की प्लॉटिंग भी यहाँ पर आपको सिखाई जाएगी। ग्राफ की प्लॉटिंग ग्राफ में ही बनाना, क्यों, क्योंकि एक बार अच्छे से बनानी सीख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और हम लोग आपको सिखाते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। लीनियर का मतलब डिग्री हो गई 1। ठीक है, लीनियर का मतलब डिग्री हो गई 1। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। अगर मैंने बोला ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी डिग्री है 1, है ना, पावर इसकी है 1। अब अगर मैंने बोला ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन। चलो अगर मैंने बोला ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है, डिग्री है 1। लेकिन ये देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x। और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स है x एंड y। ठीक है, a, b और c ये क्या है? रियल नंबर्स। क्या है बेटा? रियल नंबर्स, दे ऑल आर। ठीक है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। c क्या है? c इज योर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई भी एक नंबर, कोई भी नंबर होगा ये आपका। ठीक है, तो a, b, c तो रियल नंबर्स है, x और y क्या है? वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, अब यहां पर एक कंडीशन आ जाती है बेटा, x एंड y आर नॉट इक्वल टू 0। दोनों नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें से एक भी 0 हो गया तो एक वेरिएबल हमारे पास रह जाएगा, तो वो 2 वेरिएबल्स तो नहीं होगा, वो 1 वेरिएबल होगा। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो जनरल फॉर्म होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं अब हम लोग। तो बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं? देखो दो मेथड्स होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। एक तो होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है अलजेब्रिक मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको दो लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। दो लाइन से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? देखो जस्ट अभी आपको बताया कि देखो दो लाइन से कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देंगे, या फिर ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देंगे, भाई दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना, या फिर ओवरलैप कर जाएगा। तो कुछ इस तरह से दो लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, एक जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी। यहां पर दो इक्वेशंस बनेगी, यहां पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो पहली इक्वेशन अगर a1, b1 और c1 है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? पहली इक्वेशन a1, b1 और c1 है, तो दूसरी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? a2 प्लस b2 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन हो गई। अब आपने लास्ट ईयर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, क्या पढ़ा था बेटा? कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था उसमें जब हम ग्राफ की प्लॉटिंग करते थे तो कैसे करते थे? एक लाइन आती थी, है ना, ग्राफ की प्लॉटिंग करते थे, एक ही इक्वेशन होती थी
और हम उसमें या तो x की या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। अब यहाँ पर अगर दो इक्वेशन है तो एक तो इसका बनेगा और एक इसका बनेगा, ठीक है। तो जो ग्राफिकल अभी आएंगे, अभी आगे समझेंगे ना जब आप क्वेश्चन, तो बहुत सिंपली आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, उसको दो लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ऑलराइट, अब एक होता है अलजेब्रिक मेथड, इसके अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वो अभी आपको बताएंगे कैसे। अब देखो, अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसकी कोई भी तीन पॉसिबिलिटी होंगी, ठीक है। अगर मान लो ये हमने ग्राफ बनाया जिसमें है ये x, ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश, ठीक है। हमने ग्राफ बनाया। अब क्या होगा इस ग्राफ के अंदर, डरो मत, घबराओ मत, ग्राफ की प्लॉटिंग पूरी आपको सिखाई जाएगी, बेसिक से समझाएंगे, पुराना इस क्लास का भी समझाएंगे कि किस तरह से कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कैसे प्लॉट किए जाते हैं, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव होते हैं, सब समझाया जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन समझते जाओ। तो अगर मान लो एक ग्राफ है तो इसकी तीन पॉसिबिलिटी होंगी, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटी होंगी भाई, या तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, कलर चेंज कर लेते हैं। अब या तो ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना, ऐसे। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई पैरेलल हो जाएगा, कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। और तीसरी कंडीशन होगी कि भाई वो ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है बेटा, क्या कर जाएगा, ओवरलैप। चलो इसको नेक्स्ट में दिखा देते हैं। यहां पर हमने बना दिया कि ये पैरेलल आ गया और तीसरी कंडीशन ओवरलैपिंग की आ गई। ये जा रहा है तो दूसरा भी इसी के ऊपर से जाएगा, ठीक है, दूसरा भी इसी के ऊपर से जाएगा, ओवरलैपिंग होगी सेम पॉइंट्स पे। तो ये तीन कंडीशन आती है, इसके अलावा और तो कोई कंडीशन नहीं होगी, है ना। अगर दो लाइन रिप्रेजेंट करें, या तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या दोनों पैरेलल चले जाएंगे, या ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और वन सॉल्यूशन, क्योंकि देखो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने ही सॉल्यूशन होंगे। दोनों लाइन एक दूसरे को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जितने पॉइंट पे काटेंगे, उतने सॉल्यूशन होगी। तो ये एक पॉइंट पे काट रहा है तो इसका वन सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरी चीज ये देखो, ये पैरेलल चली गई तो क्या यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे भी बताया था, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जितने पॉइंट पे काटेगा, उतने सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ तो ये इसको कट ही नहीं कर रहा है, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा व्हेन दे आर पैरेलल, ठीक है। जब ये पैरेलल होंगे तो इनका नो सॉल्यूशन होगा। थर्ड, ओवरलैपिंग की बात करी, कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। इफ दे आर कोइंसाइड विद ईच अदर, तो कितने सॉल्यूशन होंगे भाई, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन कैसे, चेक कर लो ग्राफ पे, ये देखो, देखो ये देखो, कहीं ना कहीं अगर हम इसकी और इसकी बात कर ले, है ना, इसकी और इसकी बात कर ले, तो देखो कितने सारे सॉल्यूशन। ये देखो यहाँ पर भाई कोइंसाइड तो कर ही रहा है ना, देखो, तो ऐसे तो बहुत सारे हमें मिल जाएंगे। तो ये इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाता है, ठीक है। देखो यहां से यहां तक, देखो यहां पर भी ये मिल रहा है कहीं ना कहीं, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, है ना, इस ये तो इस पे ही आ गया, ठीक है। ये देखो, ये देखो, तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। कब, जब ये ओवरलैप करेगा, कोइंसाइड करेगा, तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हमको मिलते हैं इसके, ठीक है। अब तीन कंडीशंस की हमने बात की, यहाँ पर यूनिक की बात की, पैरेलल की बात की और इनफाइनेटली कोइंसिडेंट की बात की, है ना। इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट इफ दे आर पैरेलल एंड इफ दे आर ओवरलैपिंग और कोइंसाइड विद ईच अदर। तो उसके अकॉर्डिंग अभी हमने दो इक्वेशंस बनाने आपको सिखाई थी कि भाई एक इक्वेशन हो जाएगी a1x, दूसरी हो जाएगी b1y, तीसरी हो जाएगी c1 + 0। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, a2x + b2y + c2 = 0। बेस में लिखना है ये, ठीक है, 1 2। अब मान लो ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पता कैसे चलता है, धीरे धीरे अब ये समझते जाओ। देखो
अगर यहाँ पर ये x और ये y है, ये दोनों x है, ये y है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। तो पहले तीनों को रेशियोज में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, जैसे a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इनको रेशियोज में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू, कोफिशिएंट्स लिखने हैं इसके, ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो a1/a2 लिख दिया 1/3। अब b1/b2 लिखना है, तो ये b1 है ना, देखो ये हो जाएगा a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अगर प्लस की फॉर्म में हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये b1 का मतलब क्या हो गया -2, तो b1 हो गया -2 और b2 कितना हो गया बेटा 4, तो यहाँ गया 4, ठीक है। अब c1 की बात करेंगे तो c1 तो हो जाएगा 0 और c2 कितना हो गया -20, है ना, c2 हो गया -20। अब हम इनकी रेशियोज को अगर कंपेयर करेंगे आपस में तो हमें दिख रहा है कि भाई a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो अगर a1 a2 के नॉट इक्वल है तो वो कंडीशन हमें क्या मिलती है, वो हमें मिलती है यूनिक सॉल्यूशन की। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, यानी कि किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। कौन सा वाला बना था इसका, ये वाला, इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, अगर इसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे। और एल्जेब्रिकली हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, क्योंकि जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। चलो अब नेक्स्ट कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं। a1/a2 यानी कि 2/4, तो ये हो गया 2/4, फिर b1/b2 यानी कि 3/6, फिर c1/c2 यानी कि -9/-18 हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो इनको हमने रेशियोज में रिप्रेजेंट कर लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अगर इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये मिल गया 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी मिल गया 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो हमें दिख रहा है कि भाई तीनों a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 मिल रहा है ना। तो तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। जब तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो कौन सी लाइन बनेंगे बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। ओवरलैप जो कर रही थी ना एक दूसरे के ऊपर, वो वाली लाइंस बनेगी। इस तरह से ओवरलैप करेंगे। देखो किसी भी क्वाड्रेंट में बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी, ठीक है, इसको मैं किसी भी क्वाड्रेंट में बना सकती हूँ। चलो पहली वाली उधर बनाई तो इसको इधर बना देती हूँ, ठीक है। अब और इसको एल्जेब्रिकली अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन इसकी क्या होगी, इसको बोला जाता है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट कंपैरिजन देख लेते हैं। देखो a1/a2 कोफिशिएंट क्या हुआ, x का कोफिशिएंट है 1, 1 लिख लिया, यहाँ x का कोफिशिएंट है 2, तो ये हो गया 1/2। यहां पर y का कोफिशिएंट है 2 और 4, तो 2/4 लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर c का कोफिशिएंट क्या है बेटा, -4 और -12, तो -4/-12 लिख दिया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो अब हमको क्या दिख रहा है भाई, a1/a2 का 1/2 है और b1/b2 का भी 1/2 है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं ना। लेकिन क्या c1/c2 इक्वल है, नहीं है। देखो ना 1/3 मिल रहा है भाई, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये वाली कंडीशन आ गई। अब ये कौन सी कंडीशन होगी, जब लाइन पैरेलल जा रही होंगी, ठीक है, जब लाइन पैरेलल जाएंगी। तो अगर हम जो हमारी इक्वेशंस है ना, इक्वेशन को कंपेयर करके देख लेंगे तो हमें दिख जाएगा कि भाई हमें पता चल जाएगा कि लाइन हमें पैरेलल मिल रही है। वरना आप चाहे खुद से इसको ग्राफिकली भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे ना, अपने आप आपको दिख जाएगा कि इक्वेशन कुछ इसी तरह से फॉर्म हो रही है, लाइन हमें पैरेलल ही मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं आपको याद करने होंगे, याद भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ ट्रिक्स बता देंगे, सिंपल ट्रिक्स, उससे आप याद कर लेना, उससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होगा तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, पैरेलल लाइंस होंगी। और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगी, नो सॉल्यूशन की। एल्जेब्रिकली हम इसे बोलेंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि कहीं ये इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है बेटा। चलो
अब देखो, इसको याद करने का तरीका, आपने, अब आपको तो ये पता है कि भाई यूपीआई पेमेंट्स भी होती है ना, यूपीआई पेमेंट्स, ठीक है, किसकी बात हो रही है, यूपीआई, यूपीआई करते हो ना, तो यू से क्या हो जाएगा बेटा, यू से हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, यू से हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, पी से पैरेलल, और आई से इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ऐसे याद रखने का एक ट्रिक है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये जो पैरेलल है ना, इसको नो सॉल्यूशन लिख लेना, ठीक है, पैरेलल और नो सॉल्यूशन, ठीक है। यूपीआई पहले तो आपको ऐसे याद रखना है, यू यूनिक सॉल्यूशन, पी पैरेलल और नो सॉल्यूशन, आई इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमने 3 इक्वेशंस की बात की, ठीक है, तो रेशियो में इसको रिप्रेजेंट करेंगे और कंपेयर करते हैं। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों में लिख लो एक बार, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अभी बता रहे हैं आपको, अभी तीनों में एक जैसा लिख लो, ठीक है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, देखो, सबसे पहले वाले में नॉट इक्वल्स टू का साइन आएगा, जैसे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो जैसे ही कंडीशन मिल जाएगी तो तीसरा हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको तो हमने हटा दिया, तो पहली कंडीशन हो गई व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन में। दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, अब ये जो नॉट इक्वल्स टू का साइन है, ये जंप मार के नेक्स्ट में आएगा, सॉरी, ठीक है, ये जो नॉट इक्वल्स टू का साइन है, ये जंप मार के नेक्स्ट में आएगा। तो इसने यहां से जंप किया तो कहां पहुंच गया, c1 अपॉन c2 के पास। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, सीधा जंप मार के यहां आ गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, तो ये हमारी पैरेलल की सिचुएशन आ गई। अब ये वापस से जंप मारेगा तो ये बाहर चला जाएगा इस इक्वेशन से, तो तीनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो एक एक जंप लगवा देना, सबसे पहले a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, सबसे पहले यहां पर जंप लगवाना, फिर उससे नेक्स्ट पे जंप लगवाना, फिर सीधा बाहर भेज देना, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाती है और ये इजीली याद हो जाता है। यूपीआई यूनिक में क्या होता है बेटा, आप बोलो, साथ साथ बोलो, जरा साथ साथ बोलो, देखो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। फिर पैरेलल या नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में क्या होता है, तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक है ये याद करने की, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना कहीं पर भी, ठीक है। जो आपका स्टडी टेबल होगा उसमें सामने आपने बोर्ड लगा रखा होगा, उस बोर्ड में इसको जो है वो पिन अप कर लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट, ठीक है, तो ये तो आपको समझा दिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। तो 3.1 में हमें सबसे पहले क्या बोला है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस भी रिप्रेजेंट करने हैं, तो यहाँ पर आपको ग्राफ की प्लॉटिंग भी सिखाएंगे। तो जल्दी से एक ग्राफ नोटबुक भी अपनी लेके बैठ जाओ, ठीक है बेटा। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो हमें इन्होंने और क्या बताया बेटा, इन्होंने ये बताया कि देखो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, तो कंपैरिजन किनके बीच में हो रहा है, बॉयज और गर्ल्स के बीच में। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि भाई बताओ कितने नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किए इस क्विज में, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपैरिजन हो रहा है ना, तो हम पहले गर्ल्स को और बॉयज को एक्स और वाई कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, ठीक है, एंड
नंबर ऑफ बॉयज को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन दे दी कि 10 स्टूडेंट है क्लास 10 की, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज मिला के टोटल 10 हो गए। फर्स्ट कंडीशन तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमें दी है कि इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि भाई जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है ना। तो इसका मतलब होता है बेटा इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या होता है इक्वल्स टू, ये याद रखना। चलो ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स, एक्स माना है ना नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो उसको एक्स लिख दिया। नंबर ऑफ गर्ल्स इसका मतलब बताया था इक्वल्स टू, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने लिए थे, y। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनी समझ आया। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब हमने क्या किया, इस y को ले जाते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है। इक्वेशन तो हमने फॉर्म कर ली है ना, दो चीजें उन्होंने बोली कि भाई एक तो इक्वेशन फॉर्म करो, ठीक है, और दूसरा ग्राफिकली इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन है हमारे पास यहां पर, देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, नजर तो आ ही रहा होगा ना आपको। अब देखो एक कंडीशन हम लोग कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली, इसका एक हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल में 3 वैल्यूज हम कोई भी ले लेंगे, एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा y। 3 वैल्यूज हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले वैल्यूज फाइंड आउट करनी सीख लो, उसके बाद ग्राफ की प्लॉटिंग आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो देखो x y हमें दे दिया है, टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, बना लेना भाई सीधा। ठीक है, आप लोग इसको ये है x और ये है y। अब देखो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह x की वैल्यूज, यानी कि इस y को ले जाते हैं इधर, या x को ले जाते हैं, काम करते हैं x को ले जाते हैं 10 के पास, तो 10 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस x हो जाएगा। तो अब देखो x में हम कोई भी वैल्यू को पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो मान लो x अगर हमारा 1 है तो y की वैल्यू कितनी मिली, 9। x कितना था 1, तो y की वैल्यू मिल गई 9। ठीक है, अब x को हम 2 मान लेते हैं, अब x को 2 मान लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 8। अब x को हम 3 मान लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 7। तो x में हमने कोई भी वैल्यू रख के और y की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये तो बन गया एक टेबल। इसी तरह से हमें दूसरा टेबल भी बनाना है और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर पुट करना है। बेटा देखो, आपको सॉल्यूशन को शो करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा इक्वेशन लिखनी है और उसका टेबल बनाना है। सॉल्यूशन आप इसको रफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको रफ में शो करेंगे। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, साथ के साथ नोट करते जाना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखो नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या करते हैं, y को इधर ले जाते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब y में कोई वैल्यू पुट करो। चलो यहां पर ये टेबल बना लेते हैं इसका, थोड़ा सा इधर करके बना लेते हैं। 3 वैल्यूज, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब देखो y को अगर हमने 1 माना तो x की वैल्यू कितनी मिली, बताओ जल्दी से, 5 है ना। अब y को अगर हमने 2 माना, मान लो y को हमने क्या माना, 2, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 है ना। अब y को अगर हमने 3 माना तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 7। ठीक है, तो ये तो बन गए हमारे टेबल हमारी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2 इक्वेशन थी, इस इक्वेशन का टेबल ये रहा और इस इक्वेशन का टेबल ये रहा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे। अब वो भी समझ लो कैसे, इसको हम हटा देते हैं, आपको समझाने के लिए बनाया था। ठीक है बेटा, चलो इसको यहां लिख लेते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। चलो, तो ये हमारा है ग्राफ पेपर। ठीक है, ये हमारा है ग्राफ पेपर। हम सबसे पहले क्या करेंगे,
सबसे पहले एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। आप समझ लेना बेटा ग्राफ में होता क्या है। सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और फिर हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन जो होती है वो आपकी होती है वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो होती है एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, तो ये हो गया एक्स, और ये क्या हो जाएगा एक्स डैश। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्स डैश, ये हो गया y, और ये हो जाएगा y डैश। अब ये डैश का रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो डैश हमेशा नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, उसी तरह से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, समझ आया। अब हमको दिख रहा है इस ग्राफ के अंदर 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। कितने क्वाड्रेंट बन रहे हैं? 4 क्वाड्रेंट। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is your second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant। 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं देखो यहां पर ये है पॉजिटिव, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, 1 ये पॉजिटिव है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और यहां पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो बेटा इस तरह से ही चलता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इनके कोऑर्डिनेट्स हमको मिलेंगे। मान लो कि मुझे वैल्यू गिवन है, कोई मुझे दे रखा है 1 1 या 2 1 दे रखा है, तो पहला वाला जो होता है, जैसे इस तरह से मुझे कुछ वैल्यूज दे रखी है 2 1, ठीक है, फिर -5 एंड 8 -5 एंड 4 कर देते हैं, फिर -3 एंड -2 एंड फिर उसके बाद है 4 एंड -5। गला थोड़ा खराब हो रहा है, वायरल हो रहा है ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा, तो अपना ध्यान रखना आप भी। ठीक है, ऑलराइट, तो ये 2 और 1 है। अब ये है 2 पॉजिटिव दे रखा है ना, तो एक्स एक्सिस का देखो पहला वाला हमेशा एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला हमेशा वाई। तो पहला एक्स है यानी कि 2x है, 1 वाई है। वैसे -5x है, 4 वाई है। वैसे -3x है, -2 वाई है। वैसे 4x है और 5 वाई है, -5 वाई है। ठीक है, तो पहला वाला हमेशा एक्स एक्सिस, दूसरा वाला हमेशा वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो पहले दे रखा है 2 1, तो 2 पॉजिटिव दे रखा है एक्स का, और वैसे y का 1 पॉजिटिव है, तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स कहां मिले बेटा? यहां कहीं मिले हमको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम बोल सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू दे रखी है -5, तो ये रहा। फिर उसके बाद x की वैल्यू -5 है, तो यहां कंसीडर करेंगे, और y की वैल्यू है 4, तो यहां कंसीडर करेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो जैसे मान लो अब हमें दे रखा -3 -2, तो दोनों माइनस है, तो x माइनस ये रहा और y माइनस ये रहा, तो कहीं ना कहीं यहां प्लॉट करेंगे, तो -3x का और -2y का, तो कुछ इधर मिल रहा है ये, तो ये हमको दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा नेगेटिव नेगेटिव होता है। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो इसको देखिए x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होगा, है ना, x पॉजिटिव और y नेगेटिव -5, तो कहने के इधर कहीं मिल रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, जो नेगेटिव पॉजिटिव होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, जो नेगेटिव नेगेटिव होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और जो पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को
सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है, ठीक। तो चलो ग्राफ की प्लॉटिंग देख लेते हैं अब एक बार। पहले 4 क्वाड्रेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं इसके अंदर, है ना। एक तो ये हो गया, लाइंस के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, साथ के साथ बनाते जाना, ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये हो जाता है x और ये हो जाता है x डैश, ये हो जाता है y और ये हो जाता है यहां पर y डैश, ठीक है। ठीक है, तो एक हो जाता है y और एक हो जाता है y डैश। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब हमको प्लॉटिंग करनी है। तो देखो अगर हम y को देखेंगे तो y मैक्सिमम 9 तक जा रहा है हमारा, है ना, दोनों में y मैक्सिमम 9 तक जा रहा है, तो y एक्सिस को 9 तक बनाना। और जो x एक्सिस है वो हमारा मैक्सिमम कितना जा रहा है, खुद देख के बताओ। 7 है ना मैक्सिमम, तो x एक्सिस को 7 8 तक मैक्सिमम बना लेंगे हम लोग। पहले तो हमें ये देखना होगा कि कितना हमें इसके अंदर पार्टीशन ड्रॉ करना है, कितनी यूनिट्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो देखो पहले x एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये जो होता है ना ये ओरिजिन होता है और ये होता है 0, ये याद रखना, ठीक है। ये ओरिजिन होता है और ये होता है 0, चारों का x y x डैश y डैश चारों का 0 ये है, ठीक है। अगर x का 0 लगाना होगा तो भी यही होगा, y का भी यही होगा, x डैश का भी यही होगा और y डैश का भी यही होगा, जो मीटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखो यहां हो जाएगा -1, यहां हो जाएगा -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब चलो प्लॉटिंग करते हैं हम। तो पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इसका हम प्लॉटिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेटा x और y के कोऑर्डिनेट 1 और 9 है ना। x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 9, तो x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 9, तो कहीं ना कहीं देखो ये रहा 9 और ये रहा 1, है ना। इसका ये देखो यहां पर और ये यहां पर मिल रहा है ना, ठीक है। तो इसको हमने बना दिया। फिर दूसरा हमें दे रखा है x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 8, 2 8, x इज 2 एंड y इज 8, तो ये रहा 2 एंड 8, ठीक है। किस तरह से, ये भी आपको बता ही दिया। देखो ये है 2 का और ये रहा 8, इन दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट मिल गया 2 8। नेक्स्ट इज 3 एंड 7, ठीक है। ये है 3 और ये है 7, तो 3 एंड 7 ये रहा, ठीक है। 3 का ये रहा देखो 3 और ये रहा 7, ठीक है। तो इनको हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है बेटा। तो ये तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इन तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया और इसकी लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, ये है 1 एंड 9, तो इसको लिख दो 1 एंड 9। दूसरा है 2 एंड 8 और तीसरा है 3 एंड 7। और इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो यहां पर इक्वेशन भी लिख लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही हम सेकेंड ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। यहां पर x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 1,
ठीक है बेटा, तो x और y की वैल्यूज को प्लॉटिंग करते हैं हम। x की वैल्यू है 5, पॉजिटिव में ही जा रहा है ना, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, तो ये है 5 और ये है 1। ये देखो x y का 1 और x का 5, ठीक है, तो यहां पर ये दोनों मिल रहे हैं इस पॉइंट पर, तो इनको यहां पर ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट दिया है हमको 6 एंड 2, तो x की वैल्यू है 6 ये रहा, और y की वैल्यू है 2, तो कहीं ना कहीं सॉरी एक्सक्यूज मी, ओके, अब x की वैल्यू है 2 और x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 2, तो बेटा देखो ये रहा 6 और ये रहा 2, अब इस 6 को हमने यहां से एक्सटेंड कर दिया और इसको 2 को हमने एक्सटेंड किया, कौन सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 6 एंड 2 का। इसके बाद हमें दिया है 7 एंड 3, तो ये रहा 7 और ये रहा 3 यहां पर, ठीक है, 7 एंड 3। तो अब हमने क्या देखा, इसका एक सेकेंड, इसमें एक चीज की करेक्शन कर लेते हैं, लाइन हमारी थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है ये वाली, ऑलराइट, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, चलो ठीक है कोई नहीं। देखो इसका पॉइंट हमें कहां मिल रहा है, इसका पॉइंट मिल रहा है 3 एंड 7 पे, ये तो पूरा ग्राफ हिल गया, ठीक है, तो इसका पॉइंट कहां मिल रहा है 3 एंड 7 पे, ठीक है बेटा। तो अब हमको ये क्या दिख रहा है, देखो इसकी लाइन हमने ड्रॉ की, ये तीनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो अब हमको क्या दिख रहा है, देखो ये दोनों लाइंस ना एक दूसरे को 3 7 पे इंटरसेक्ट कर रही है, बोर्ड पे बन रहा है ना ग्राफ, थोड़ा सा 19-20 का फर्क आएगा, जब आप बनाओगे ना तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3 7, तो अब हमको दिख रहा है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3 एंड 7, ठीक है। इसका सॉल्यूशन, तो पहला वाला बताया था x की वैल्यू क्या होती है 3 7, कैसे मिला, सॉरी 7 एंड 3 नॉट 3 एंड 7, x एक्सिस पहले और y एक्सिस बाद में, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7 एंड 3, ऑलराइट। तो अब हमको कैसे पता चला कि भाई 7 और 3 है, यानी कि 7 और 3 जब हमने ग्राफ में प्लॉट किया तब हमको नजर आया कि एक का जो है दोनों के दोनों जिस पॉइंट में मिल रहे हैं वो पॉइंट उसका आंसर होगा, और पहला वाला हमेशा x एक्सिस होता है और दूसरा वाला हमेशा y एक्सिस होता है, तो x हो गया हमारा 7 और y हो गया हमारा 3, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 3, और जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया कि गर्ल्स 4 ज्यादा हैं बॉयज से, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, ठीक है बेटा, ऑलराइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट अब हम लोग देख लेते हैं। 5 pencils and 7 pen together cost ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट मिलाकर कितना कॉस्ट दे रखा है 50 रुपीज, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट कितनी है 46। तो here we have to find out the cost of one pencil and that of one pen। कंपैरिजन पेंसिल और पेन के बीच में है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे let cost of one पेंसिल बी x या बी रुपीज x, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन बी रुपी y। पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज ले ली और पेन की कॉस्ट y रुपीज ले ली। अब क्या बोला इन्होंने कि भाई 5 पेंसिल यानी कि x, पेंसिल x है ना तो 5x, और 7 पेन यानी कि 7y को मिलाकर कितना कॉस्ट दिया जा रहा है, कितने पैसे दिए हैं 50 रुपए। उसी तरह से 7 पेंसिल, पेंसिल क्या है हमारी x है,
प्लस 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। ये दे रखा ना, तो ये दो इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? एक बन गई 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो एक तो टेबल, एक इसका टेबल ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। इसका टेबल हम ड्रॉ करेंगे तो यहां पर हो जाएगा एक x और एक हो जाएगा y, और हम तीन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन हमारी दे रखी है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो यहां पर हम लोग इसका टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है बेटा। और इसमें भी हम इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे ताकि हम इजीली ग्राफ को प्लॉट कर ले। तो अगर हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 5x को हम यही रहने देते हैं, 7y को इधर ले जाते हैं। ये ऐसा करते हैं हम x की, हाँ चलो ठीक है यही करते हैं, 5 का डिविजिबिलिटी रूल हम इजीली फाइंड आउट करेंगे। तो 50 माइनस 7y अपॉन 5, ठीक है। तो अब यहां पर अपॉन 5 कैसे आया बेटा? देखो इस 5 को अगर नीचे लेके जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 माइनस 7y अपॉन 5, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है ना, ठीक है। अब y में कुछ वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब देखो y की वैल्यूज को कुछ इस तरह से पुट करो कि हमें डिविजिबिलिटी रूल मिल जाए। डिविजिबिलिटी रूल किसका? 5 का। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि या तो यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस में 0 है और 5 है तो हमें वो वैल्यू जो है दैट नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 5, अदरवाइज नॉट। तो उसके अकॉर्डिंग इसीलिए हमने 5 को नीचे रखा है, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम y को 0 रख लेते हैं। चलो y अगर 0 है तो 7 0 0 है ना, ये कितना हो जाएगा? 7 0 0, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 50 अपॉन 5। इन दोनों को काटा तो मिला 10। तो x की वैल्यू क्या मिली? 10। कब? जब y हमारा कितना था? 0 था, ठीक है। समझ आ गया? जब y कितना था? 0 था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वैल्यू कंसीडर करके देखते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं यहाँ पर, तो कितना मिलेगा? यहाँ हो जाएगा 50 माइनस 7, यहाँ आ जाएगा 5 अपॉन 5। अब 5 7 जो 35 होता है, तो 50 माइनस 35 अपॉन 5 कितना मिला? यहाँ आ जाएगा 5 और 5 माइनस 3 कितना? 4 माइनस 3 हो गया 1, तो 5 3 जा 15। तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें? 5 है ना, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। अब खुद से कोई और वैल्यू सोच के देखो। अगर मान लो हम y को रखते हैं 10, ठीक है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल 5 का ही रख रहे हैं ना हम। अगर y को हम लोग 10 मान लेते हैं तो कितना मिलेगा? 50 माइनस 7 10 जा 70, तो 50 माइनस 70 अपॉन 5 हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कितना मिला? माइनस 20 अपॉन 5, तो यहां गया -4, है ना। कब? जब x की वैल्यू थी, जब y की वैल्यू थी 10, तो x की वैल्यू कितने मिली? -4, ठीक है बेटा। तो ये हमने तीन वैल्यूज कर ली फाइंड आउट। ऑल राइट, इस इक्वेशन से अब इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट की वैल्यूज अब हम जरा फाइंड आउट करके देखते हैं। यहां पर भी हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपनी इक्वेशन को सिंपल बनाना है, वो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप 7 से भी कर सकते हैं। तो 7x को हम क्या करते हैं? इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाते हैं, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x हो जाएगा। अब 5 आएगा नीचे, तो y की वैल्यू हमको कुछ मिलेगी, तो 46 माइनस 7x अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 की वैल्यूज को हम कुछ पुट करके चेक करेंगे कि हमको क्या मिलना है। तो यहां पर सबसे पहले अगर मान लो मैंने x को 3 मान लिया, x को 3 मान लिया, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं ना, तो 7 3 जो हो गया 21, 46 माइनस 21 अपॉन 5, कितना मिला? 6 माइनस 1 हो गया 5 और 4 माइनस 2, तो कितना हो गया? 5 5 जा 25। यानी कि x की वैल्यू हमने कितनी रखी थी? 3, तो y की वैल्यू कितने मिल गए? 5, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करके देख लेते हैं। अब देखो, अब यहां पर x की वैल्यू क्या रखें कि हमारा ये इजीली डिविजिबल हो जाए 5 से। तो नेक्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं x की। अगर हमने 8 मान लिया x को,
तो 7 8 जार 56 होता ना, तो 6 और 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ी कैलकुलेशंस के साथ समझदारी से करना पड़ेगा इसको आपको। ठीक है, तो अब ये हो गया 5 8 जार 56, तो 46 माइनस 56 कितना होगा? -10/5 है ना, तो कितना मिला? -2। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 8 और y की वैल्यू कितनी होगी? -2। ठीक है, तो इस तरह से हमें वैल्यूज को कंसीडर करना है। अब नेक्स्ट वैल्यू देख लेते हैं। अगर मान लो x की वैल्यू हमने रख दी 2 भी तो ले सकते थे, है ना। तो 46 माइनस x को अगर हमने 2 माना, नहीं 2 नहीं, 3 माना। अच्छा 3 तो हमने मान लिया था ना, अब कुछ और कंसीडर करो। x को -2 मान लेते हैं ना, -2 से भी हो जाएगा, तो ये प्लस होके 10 बन जाएगा। देखो, तो 46 माइनस माइनस प्लस और 14/5। अब 46 प्लस 14 कितना हो जाएगा बेटा? 46 प्लस 14 60/5, और इन दोनों को सॉल्व किया, मिल गया 12। यानी कि x की वैल्यू हमने ली थी -2 और y की वैल्यू मिल गई हमें 12। ठीक है, इतना समझ आया? इतना समझ आ गया? ऑल राइट। अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये सब हमें शो करने की जरूरत नहीं होती है, ये सब हमें रफ में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब हम ये वाला तो हमने कर लिया था, एक काम करते हैं, ये अगर हट जाए तो इसको हटा देते हैं। ये तो नहीं हटेगा, है ना, क्योंकि हमने बना तो रखा ही है ये, इसी में प्लॉटिंग कर लेंगे। ऑलराइट, अब देखो x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0, तो 0 तो यही हुआ ना ओरिजिन, है ना, तो इसको यहां पर हम मार्क कर लेते हैं ये। ठीक है, y का ओरिजिन 0 ये है और x का 10 है, तो यही तो यहां मार्क हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास x is 3 एंड y is 5, तो x 3 एंड y 5, तो ये रहा 5, इस पॉइंट पे आ रहा है ये 3 एंड 5 आ रहा है ना। देखो ये 3 और ये 5 आ रहा है। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज -4 एंड 10। अब x -4 दे रखा है, तो x का माइनस तो ये रहा, और 10 यानी कि अपर डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव 10 है, तो -4 ये रहा और 10 है ना, तो यहां पर कहीं ये रहा, इधर जाकर मिल रहा है ये इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, जोड़ देते हैं, चलो। ये तो ऐसे क्यों जा रहा है ये? ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं और फिर आगे ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई स्ट्रेट। नेक्स्ट इज, अब x की वैल्यू दे रखी है 3 और y की वैल्यू दे रखी है 5। x की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 3, दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और y की वैल्यू दे रखी है 5, तो इस पॉइंट पे कहीं बन रहा है ये दूसरा वाला। एक तो ये मिल गया, दूसरा 8 एंड -2। देखो x जो है हमारा वो तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं इस क्वाड्रेंट पे बनेगा, क्योंकि x पॉजिटिव। देखो y पॉजिटिव है अपवर्ड, लेकिन y नेगेटिव चाहिए, तो डाउनवर्ड जाना पड़ेगा ना। तो x है 8 और y है -2, तो 8 एंड -2 ये रहा, इस पॉइंट पे ही आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है -2 एंड 12। अब यहां पर x हमारा नेगेटिव है और y हमारा पॉजिटिव है, तो -2 एंड 12 इस पॉइंट पे आ रहा है।
ठीक है, अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं तीनों को। ठीक है बेटा, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये देखो, ये ज्वाइन कर दिया। अब ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ये देखो, ये 3 एंड 5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। पहले तो ये पॉइंट्स लिख लेना कौन कौन से हैं। ये हमारा 10 and 0, एक्स एक्सिस पहले और वाई एक्सिस बाद में। उसके बाद ये कौन सा है हमारा? एक्स ये रहा -4 और वाई कितना है? 10। यहां पर एक्स कितना है? -2 और वाई कितना है? 12। ठीक है, यहां पर एक्स कितना है हमारा? 8 और वाई कितना है? -2। तो इस जगह 8 एंड -2। ठीक है, तो चलो अब ये वाली लाइन कौन से ग्राफ की और ये वाली लाइन कौन सी इक्वेशन की? इक्वेशन हमें लिख लेना है। ठीक है, तो देखो 5x + 7y = 50। तो पहला वाला ग्राफ जो हमने बनाया था ये बनाया था, तो क्या थी? 5x + 7y = 50, ये इक्वेशन थी। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 7x + 5y = 46। तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला, है ना, 7x + 5y = 46। तो इस तरह से इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। ठीक है बेटा, आई होप समझ आया होगा। अब किस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें? 3 and 5 पे, यानी कि x is 3 and y is 5। तो x क्या था हमारा? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, यहां लिख लेंगे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी हुई बेटा? ₹3। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी हुई? ₹5। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। चलो अब थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, उसका थर्ड पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास सीधा। ठीक है, on comparing the ratios a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। तो हमको इन्होंने बोला है कि भाई पहले तो रेशियोज को हमें कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद हमको ये बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, पैरेलल जा रहा है, या कोइंसिडेंट है। ठीक है, यानी कि कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन हमारे पास ये दो दे रखी है। तो पहले हम a1 की वैल्यू लिखेंगे। a1 की वैल्यू है 5, ये रही, है ना। a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। उसी तरह से हम b1 की वैल्यू लिखेंगे। b1 की वैल्यू दे रखी है -4 और b2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 6। कोफिशिएंट्स लिखते हैं, वेरिएबल नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद c1 की वैल्यू दे रखी है 8 और c2 की वैल्यू दे रखी है -9। अब इसको रेशियो में रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो a1/a2 कितना हो जाएगा? देखो a2 7 था ना, वो नहीं लिखा था हमने, तो 5/7। फिर हम b1/b2 को चेक करेंगे, तो -4/6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमें पहले दिख रहा है कि भाई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो डायरेक्ट हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे कि भाई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब जब a1/a2 होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तब हम क्या करते हैं? हम सीधा बोलते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन, ये कौन सी सिचुएशन हमारी यूनिक सॉल्यूशन है ना। यूनिक सॉल्यूशन यूपीआई बताया था ना आपको, यूपीआई। ठीक है, यूपीआई में U इज यूनिक, P इज पैरेलल और नो सॉल्यूशन, C इज कोइंसिडेंट और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसकी कंडीशन क्या बताई थी? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसकी क्या कंडीशन बताई थी बेटा? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की क्या बताई थी कि भाई तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम क्या लिखेंगे? फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो देयरफॉर इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप लिख लेना खुद से।
क्या लिखोगे? फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट therefore it is unique solution, यानी कि जिसका एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। फॉर्मूलाज कॉपी कर लिए यहां पर, ठीक है, ताकि आप लोग इसको कैलकुलेट कर सको। अब देखो नेक्स्ट हमें दे रखा है a1 अपॉन a2 की वैल्यू लिख ली पहले। a1 की वैल्यू हो जाएगी 9 और a2 की वैल्यू हो जाएगी 18। उसी तरह से b1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और b2 की वैल्यू हो जाएगी 6। उसी तरह से c1 की वैल्यू हो जाएगी 12 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 24, ठीक है। अब हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। पहले a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 9 अपॉन 18, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। वैसे ही b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 3 अपॉन 6, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। वैसे ही c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं, तो ये जगह 12 अपॉन 24, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये भी हो गया 1 अपॉन 2। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमने नोट डाउन कर ली। चलो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे देख लेते हैं। देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी मिली है बेटा? 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 का रेशियो कितना है? 1 अपॉन 2। और c1 अपॉन c2 का रेशियो कितना है? ये भी 1 अपॉन 2 है। तो तीनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो गया, ठीक है, हो गया। तो अब हम क्या बोलेंगे इसे? कौन सी कंडीशन आ रही है? देखो सामने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहा है ना, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट, ठीक है। बस इतना आपको लिख लेना है इसमें, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके थर्ड पार्ट को हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको कंपेयर करेंगे। देखो अब यहां पर पहले हम a1 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। a1 की वैल्यू है 6, a2 की वैल्यू गिवन है 2। वैसे ही b1 की वैल्यू कितनी है? -3। b2 की वैल्यू कितनी है? -1, है ना। c1 की वैल्यू है 10 और c2 की वैल्यू है 9, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 6 अपॉन 2 कर लो। 6 अपॉन 2 किया तो 6 अपॉन 2 को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 अपॉन 2 का मतलब 2 3 जा 6, ठीक है। अब b1 अपॉन b2 फाइंड आउट कर लो। तो b1 की वैल्यू दे रखी है -3 और b2 की वैल्यू दे रखी है -1। चलो इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये भी 3 हो गई। c1 अपॉन c2 को भी चेक कर लें एक बार। चलो c1 अपॉन c2 भी देख लेते हैं। 10 अपॉन 9, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो अब हमको क्या पता चल रहा है? वहां पर कंपैरिजन देखो, अगर हम इसकी वैल्यूज को लिखें तो एक काम करते हैं, नीचे 1 1 भी हम लिख लेते हैं ताकि आप कंपैरिजन कर लो फ्रैक्शन को। तो 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू 10 अपॉन 9। और ये कंडीशन हमको कब मिल रही है? ये कंडीशन हमें पैरेलल में मिल रही है ना, पैरेलल में ये कंडीशन मिल रही है। तो हम क्या बोलेंगे? a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। तो कौन सी कंडीशन हुई? ये पैरेलल है, तो हम लिखेंगे फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल और नो सॉल्यूशन। पैरेलल में नो सॉल्यूशन होता है क्योंकि कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक इस वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में मेंशन करना। ओके, तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय।